Assalamu alaikum and welcome to the Good Life Show. We have Dr. Samia with us और आज हमें बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है कि हम फाइब्रॉइड्स पे एक शो करें। और फाइब्रॉइड्स जब मैं इसकी रिसर्च कर रही थी तो आई वाज सो सरप्राइज कि 70% ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड बल्कि 80% इस प्रॉब्लम का अपनी लाइफ में कभी ना कभी सामना करती हैं। सो ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है एंड येट आज तक उसकी वजह तो नहीं मालूम हो सकी, लेकिन उसको कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं और कब करने की ज़रूरत है, इसके लिए हम चलते हैं डॉक्टर सामिया के पास। और सबसे पहले डॉक्टर सामिया, आप बताएं कि ये फाइब्रॉइड एक्चुअली है क्या? पहले तो मैं आई रेफर टू व्हाट यू जस्ट स्टार्टेड विद। द इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक इज़ कि ये जो 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाली बात है, दिस अप्लाइज मोर टू वुमेन फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड and the darker skinned Yes. people. So we'll come to that also. Okay. This correlation is not accidental. So fibroid is basically जैसे एक non-cancerous, non-malignant growth है of your uterus. Benign. Benign. Okay. It's benign. So uterus जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली स्मूथ मसल सेल से बना हुआ है, स्मूथ मसल्स हैं, और फिर उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो फाइब्रॉइड है वो भी इन्हीं दो चीज़ों से बनता है, वो भी स्मूथ मसल से और कनेक्टिव टिश्यू से ही बनता है। उसमें कनेक्टिव टिश्यू कदरे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। उसका वैस्कुलेचर जो है वो अंदर कोर में, जो जैसे एप्पल का अंदर कोर होता है, उसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी कम होती है। और बिकॉज़ उसमें फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पत्थर की तरह सख्त होता है। ओह, लाइक वो दाने जैसे कभी स्किन में भी होते हैं जो अंदर हिलते रहते हैं, बट सख्त होता है। दाने की तो साइज का नहीं होता, इट्स यूजुअली बिगर। इट कैन बी एज बिग एज अ मेलन एज वेल। या, सो देयर आर 3 साइजेस दैट uterine fibroids usually present as. Okay. जो small size होगा वो anywhere from a pea to say lemon. Okay. And जो medium size होगा that would be anywhere from say a khubani or a lemon to an orange. Okay. And जो large size होते हैं वो anywhere from a grapefruit to as large as a tarboos and a big one. Oh God, it's like carrying a baby. It is, yeah. It is. It can be extremely uncomfortable and that is when it causes symptoms also. Okay. अब फिर इसकी categorization में जाएं तो there are asymptomatic fibroids and there are symptomatic fibroids. Asymptomatic वो हैं जिनका बज़ाहिर आपको कोई अलामत नहीं होती, तो आपको पता नहीं चलता कि you have fibroids, और वो accidentally discover होते हैं because कोई और procedure हो रहा होता है। और जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनकी सिम्टम्स होते हैं, वो अगेन हम एक और कैटेगरी में जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ सिम्टम्स किस किस्म के हो सकते हैं। ओके। अब ये बनता तो यूट्रस के ही टिश्यू से है, विच इज़ द मायोमीट्रियम। तो बेसिकली इसमें भी स्मूथ मसल सेल्स भी हैं और फाइब्रोब्लास्ट भी हैं जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एज इन जैसे आपकी हर ऑर्गन के गिर्द, बेसिकली हमारी सारी जो बॉडी है उसमें देर आर सेल्स एंड देन देर इज कनेक्टिंग टिश्यू, जो वाइट सा फाइब्रस सा टिश्यू होता है। ठीक है। सो जनरली बॉडी में वो बड़ा प्लान्ड सा होता है। अगर स्मूथ मसल्स हैं तो उसके साथ नॉर्मल एक लेवल का कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा होता है। सो मसल इज वेरी लिटिल एंड द कनेक्टिव टिश्यू इज अ लॉट, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड ऑल्सो। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से उसकी फिर हम टाइप्स और उसकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। There is one which can be just in the musculature. Okay. So uterus की एक अंदर की लाइनिंग है जिसको एंडोमीट्रियम कहते हैं, बिल्कुल, जो कैविटी की तरफ खुलती है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका मायोमीट्रियम आता है जो उसका मस्कुलेचर है। ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो उसकी आउटर कोटिंग आ जाती है। ठीक है। उसके ऊपर एक और झिल्ली सी होती है जिसको हम सब सेरोजल एरिया कहते हैं, जिसके ऊपर मसल और दूसरी पेल्विक कैविटी के बीच में एक लेयर आ जाती है। ठीक है। अब जो मायोमीट्रियम के अंदर होते हैं, जो सिर्फ यूट्राइन वॉल के अंदर होते हैं, वो उस 2 बाउंड्रीज के बीच में ही ग्रो कर रहा है। ठीक है, समझ गई। फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ, के दरमियान अंदर से एंडोमीट्रियम है एक तरफ और दूसरी तरफ आपका सेरोजा है। Okay. और उसके बीच में आपका मायोमीट्रियम है जो मसल है, और उसके अंदर वो ट्यूमर ग्रो कर रहा है। ठीक है।
जो उसकी एंडोमेट्रियम की तरफ अगर ज़्यादा निकल आए तो प्रोट्रूड कर रहा है अंदर की तरफ, हाँ, तो वो अंदर की तरफ आ गया, उसको है। एंडोमेट्रियल कह दिया आपने, ठीक है। ठीक है। ये होते हैं जिनमें जो सिम्टम नज़र आता है वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अच्छा, क्योंकि वो फ्रैजिल हो गया, ठीक है, वो अंदर की तरफ आ गया। सो एवरी टाइम यू हैव योर पीरियड एंड योर लाइनिंग शेड्स, तो उसके इर्द गिर्द जो लाइनिंग एक्स्ट्रा बनी हुई है, एक्स्ट्रा वैस्कुलेचर बना हुआ है, वो भी ज़्यादा ब्लीड करेगा। और कई दफ़ा रैंडम ब्लीडिंग भी हो जाती है विदाउट योर पीरियड। हाँ, विदाउट योर पीरियड। जो उसके मायोमीट्रियम के अंदर होता है, जो खाली मसल के अंदर होता है, उसमें दोनों तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है तो एक तो वो यूट्रस की शेप चेंज कर देगा, और वो भी अगर बहुत बड़ा होता जा रहा है तो वो बाहर की तरफ से ऑर्गन्स पे प्रेशर डालेगा और अंदर की तरफ से ब्लीडिंग करेगा। अच्छा, अब जो सब सिरोजल आ जाता है वो यूजुअली प्रेजेंट करता है विद द सिम्टम ऑफ पेन और प्रेशर ऑन द अदर ऑर्गन्स, बिकॉज वो अब एक ग्रोथ है जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रही है। Alright. और वो इतनी हमारी कैविटी में सब कुछ वेल प्लान्ड प्लेस्ड है, ब्लैडर एंड दिस एंड दैट एंड योर इंटेस्टाइन्स की। अब अगर यूट्रस जो है वो पेयर के साइज़ का है या एवोकाडो के साइज़ का है, तो वो उसके ऊपर एक ग्रोथ है, तो एवरी टाइम the fibroid grows, it starts pushing on the other organs. Sometimes it can be so big or present in such a way कि वो आपको बाहर से एक अपनी abdominal cavity के बाहर से एक वो गोला सा नज़र आता है। So some women will present with that कि there is a growth inside. And then I've heard कि इससे आपको the feeling of going to the loo. हाँ, अगर वो ब्लैडर पे कर रहा है, yeah, that is also one of the symptoms. That is one of the symptoms. Okay. So you know, also there is pain holding your pee because the bladder is not as full as it should be, but उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा भी उसके अंदर यूरिन जाता है, बार बाथरूम जा, हाँ, तो वो उसमें फिर दर्द भी होती है, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट्स प्रेसिंग। ओके। और फिर एक पेडंकुलेटेड सॉर्ट होती है, जो पेडंकल होता है, जो एक जैसे स्टॉक होता है, फ्रूट जैसे दरख्त से लटक रहा होता है। सो देयर इज द फ्रूट एंड देन इट्स यूजुअली कनेक्टेड टू अ ब्रांच विद अ स्टॉक। ओके। सो ये दोनों सब सिरोजल में भी पेडंकुलेटेड हो सकता है और सब म्यूकोजल में भी हो सकता है। ओके। सो जो म्यूकोजा की तरफ है, अगर वो अंदर की तरफ एक ग्रेप की तरह लटक रहा है तो वो फिर पेडंकुलेटेड है, और अगर बाहर की तरफ है, एक स्टॉक से अटैच्ड है to the rest of your uterus, तो then it's the pedunculated subserosal type. All right. अच्छा, अब इनकी diagnosis usually जो होता है, another one that I forgot to mention, आपके cervix की तरफ भी हो सकते हैं ये। Okay. और ये multiple भी होते हैं, गुच्छे बहुत सारे भी होते हैं, और different जगहों पे भी होते हैं एक ही इंसान में। So there can be like butt and the uterine area. हाँ, uterine area, yes. ठीक है। Yeah. Unlike endometriosis, ये cervix और uterus से बाहर नहीं होता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी composition से ही कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रही है कि इसका जो cause है उसके ऊपर एक mystery है कि ये why would it start? But now with the advances in functional medicine and people actually going into the details and finding out कि क्या चीज़ कहाँ से आ रही है, तो इसके जो main reasons निकलते हैं उसमें primarily तो of course आपका आ जाता है जो idiopathic जिसे कहते हैं, which would be the congenital reason कि we don't know. Okay. When we say in medicine idiopathic, that really actually means we don't know. We are idiots. Yeah, that's a good one. Never thought of it from that point of view. So we don't know. So, but now we actually do know कि जब आप उसकी mechanism of formation को समझना शुरू करो कि कौन सा सेल है और कैसे हुआ है, तो फिर आप उसकी थोड़े बहुत causes को भी extrapolation से भी figure out कर सकते हो कि this could be the contributing factor. But this is still a theory. Yes, this is a theory, and because बहुत young लोगों में भी निकलता है. Yes. So it's not कि आप आगे जाके develop कर रहे हो, they're very adolescents में भी होते हैं. Oh my God. Yeah. तो so there is the congenital type also, and then there is the type which develops under the influence of hormones or certain injuries to the what I believe and what I've heard few people saying abroad कि एस्ट्रोजन का somehow इससे कोई ताल्लुक है। मैं आ ही रही थी उस पे। Okay. So hormonal जो reason है उसमें हम फिर एस्ट्रोजन की बात करेंगे। अभी मैं
जो उसका दूसरा रीज़न है, जो इडियोपैथिक रीज़न है या जो कंजेनिटल है, उसकी पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस। तो जो मेन इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, दे आर द वैस्कुलेचर विच इज़ द ब्लड सप्लाई, ठीक है, एंड देन जेनेटिक्स। ठीक है। अब वैस्कुलेचर में किस तरह से, लाइक एनी काइंड ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं कि इट्स मोनोक्लोनल, एक सेल से शुरू होती है चेंज। इट्स ओनली वन सेल जो रिप्रोड्यूस करना शुरू होता है, और उसको जब एबनॉर्मल सिग्नल, एक गंदी मछली, हाँ एक गंदी मछली वो पूरे यूट्रस को तबाह कर देती है। और फिर वो जैसे जैसे वो एक सेल अनॉमली प्रोड्यूस करता है, फिर उसके वही सेल जो है, जब डैमेज सेल हो गया, तो वो फिर कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगा, जिससे फिर वो एक कैस्केड इफेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वो बढ़ता ही जाएगा। अब दूसरा इसका जो कॉज आ जाता है, वो आता है आपके हॉर्मोन्स, प्राइमरीली एस्ट्रोजन, बट दोनों को रिस्पॉन्ड करता है, प्रोजेस्टेरॉन को भी, बट प्राइमरीली एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में इसका साइज बढ़ता है। जो वैस्कुलेचर का जो रीज़न है, उसमें कहते हैं कि अगर हम जेनेटिक में और कंजेनिटल में चले जाएं, कि कुछ एडोलेसेंट्स में उनकी जो आर्टीरियो-वीनल कनेक्शंस होती हैं, वो एबनॉर्मल होती हैं। सो दिस इज़ जेनेटिक, इट्स पास्ड ऑन जेनेटिकली। सो जो आपकी आर्टरी और वेन जहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट होती है, वो कनेक्शंस एबनॉर्मल बनी होती है। ओके, देन द ब्लड फ्लो इज अफेक्टेड। व्हाट हैपेंस इज कि वो ब्लड वेसल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बीच में जो वो अगर जब टेढ़े मेढ़े होंगे तो वो फ्रैजिल हो गए। सो जब वो टूटते हैं, सो बेसिकली जो वो मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन शुरू होती है, विच इज़ द ग्रोथ फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेल, इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। से यू टॉक अबाउट माउथ कैंसर, एंड वी से कि जो लोग स्मोकर तो इतना नहीं माउथ कैंसर में, बट जो तंबाकू खाते हैं, जो सुपारी खाते हैं, तो दीज आर थिंग्स जो कि मुंह में म्यूकोजा में इरिटेशन करती हैं और एक इंजरी करती हैं। और जब आप रिपीटेड इंजरी करते जाते हो, तो ऑफ कोर्स द लॉ ऑफ वेरिएबल्स देन अप्लाइज, और आपकी कहीं ना कहीं वो जो इंजरी वाला जो सेल होता है, वो कुछ एबनॉर्मल फैक्टर्स रिलीज करेगा, एंड देयर इज मोर चांस ऑफ some kind of an abnormality growing there. ठीक है? So इसको फिर हम यूट्राइन ट्रॉमा से भी रिलेट करते हैं. So people who've had DNCs, I suppose, or other procedures done, injuries to the uterus, वो उनकी भी ये abnormal cell growth शुरू हो सकती है. So it's a reparative procedure, basically trying to heal the body which goes wrong. So it's trying to basically heal the little damage in the ब्लड वेसल, और उस ब्लड वेसल के डैमेज के तहत जो सेल डैमेज हो रहा है, वो फिर अपने उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. लाइक कैंसर. लाइक गॉट इट. बट इट डजंट स्प्रेड लाइक कैंसर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बिनाइन. बिनाइन, ओके. और अच्छा, उसके अलावा इसके व्हेन यू डू हैव इट, तो कोई भी एबनॉर्मल सेल जो होता है बॉडी का, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने आई थिंक लॉन्जेविटी की भी एपिसोड में बात की थी कि इट स्टार्ट्स रिलीजिंग, इट्स अ डैमेज सेल नाउ. ठीक है. सो डैमेज सेल जो है, उसका डीएनए सही काम नहीं कर रहा, सो वो गलत फैक्टर्स रिलीज करेगा. सो इट विल रिलीज सर्टन ग्रोथ फैक्टर्स, इट विल रिलीज सर्टन साइटोकाइंस, ऐसी चीज़ें वो ब्लड में रिलीज करेगा जो लोकली उसी एरिया पे एक्ट करके उसको और बड़ा करते जाएंगे. वाओ. और फिर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को भी बढ़ा देगा. एस्ट्रोजन जब जैसे जैसे वो फाइब्रॉइड की सेल्स बढ़ते जाएंगे, उसके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बढ़ते जाएंगे, सो वो इट बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव टू द एस्ट्रोजन, सो इट कीप्स ग्रोइंग. Estrogen is the food for the growth. It is. Okay. It is. Also, the blood supply is the food for it. Okay. So when we get to the treatment, the aggressive treatment option, then we'll talk about that also. So this is basically what I think I could explain it, the closest to what I think I could explain it in a layman's language. Perfect. Okay. अब मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारे डार्कर स्किन लोगों में सब कॉन्टिनेंट और इस खित्ते में ज़्यादा है, तो इसकी क्या थ्योरी है? इसकी थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. इट्स बीन रिलेटेड टू विटामिन डी. और इसकी थेरेप्यूटिक स्टडीज़ करके देखी गई हैं, उन पे कुछ पेपर्स भी छपे हुए हैं कि जिन लोगों को वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन D3 दी गई है, उसमें ट्यूमर का साइज श्रिंक छोटा हुआ है. हाँ. ठीक है. सो यू थिंक, बट मुझे जेनेटिक की इसलिए समझ नहीं आती कि विटामिन डी इस खित्ते में तो ज़्यादा नहीं बल्कि होनी चाहिए, फिर भी हमारे औरतों में कमी इसकी हो जाती है. डार्क स्किन में तो कम होगी ना.
बिकॉज हमारे जो पिगमेंटेड सेल्स हैं स्किन के वो एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे। All right, that's why. It's not about the exposure, it's about your skin. It's about the skin. Oh, okay. Also we tend to avoid the sun, so हमारी विटामिन डी कम होती है। वो तो मैं फिर भी कहती हूँ I have a theory कि ये अब शुरू हुआ होगा, but like Oh no, पहले this has been around forever. that we cover ourselves because of the heat. We cover ourselves. Because of the Okay, heat, yes. okay. Or we go out less. Yes. It's not even about covering. I mean, इतनी heat होती है कि you literally cannot expose yourself Yeah. at the peak time. और अब तो वैसे भी because of हमें पता चल गया कि सनस्क्रीन लगानी है और इसकी वजह से हम और काले हो रहे हैं, तो हम काले तो बहुत ही बचते हैं। Sunscreen के ऊपर भी, you know, we'll probably do a show one day. There is a school of thought that doesn't believe in it. Oh my God. So yeah, but that's for another time. Okay, हाँ प्लीज़। अच्छा, तो अब हमें इसकी वजह भी समझ आ गई, हमारा इसका विटामिन डी का रिलेशनशिप भी इससे समझ आ गया। अब करना क्या है? करना क्या है? करना ये है कि जब आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो ना पता चलता है ना डायग्नोज होता है, इट्स जस्ट लाइंग देयर। यूजुअली अल्ट्रासाउंड्स पे पता चलता है, अगर किसी को DUBs हो रही हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो कोई ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड कर देगा कि अल्ट्रासाउंड करवाएं रूटीन में, तो फिर ये निकल आते हैं। और स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, तब भी मैंने देखा है बहुत लोगों को पता चलता है। I had uterine fibroid which was You did? Yes, it was subserosal and it was right on the fundus of my uterus. So fundus would be like, say if this is the uterus और ये उसका lower end है और ये उसका top end है, तो इसके बिल्कुल ऊपर था। Okay. तो this got diagnosed because since adolescence I would have this extreme shooting pain on my right side of my navel and हर वक्त उसका जो था ना अपेंडिक्स का खदशा मेरे माँ बाप को पड़ा रहता था, तो हर वक्त जो थी वो पेट दर्द के लिए हमें अपेंडिक्स की मेरी चेकिंग हो रही होती थी, वो बार बार हॉस्पिटल लेके जाते थे। इट वुड नेवर बी एन अपेंडिसाइटिस but that pain was there and it used to become very bad during period. Yes. Okay. Just before the period and then during the period, before the period mostly. So it got diagnosed because of one very particular favorite gastroenterologist of mine. I went to him to get this checked and he did a routine ultrasound and found out that I had a fibroid. And that explained everything, that okay, it's this thing that's causing all the pain. Oh. So it would compress on my bladder also, it would compress on my organs, and I don't remember ever being able to lie down on my stomach comfortably. I don't remember ever going on a car ride without that torment of I need to go to the loo, I need to go to the loo, and it was, And how old were you then? I've had it always. I think menarche जब शुरू हुई, जब पीरियड शुरू हुए, तब से ये दर्द शुरू थी। तो इसका फिर मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम से भी लिंक जेनेटिक्स को ही अब जब देखते हैं, जो मैं अपनी जीन अनोमली की भी बात करती हूँ, तो हिस्टामिनिक रिएक्शन मेरी बॉडी में बहुत है। सो आई पर्सनली रिस्पॉन्ड टू हिस्टामिन वेरी एग्रेसिवली। ओके। तो मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम और एस्ट्रोजन का भी आपस में लिंक है। तो जिनको ये एक्सेसिव हिस्टामिन प्रोड्यूस होती है बॉडी में, उनकी यूजुअली जिनको एलर्जीज, रेडनेस ऑफ द स्किन, इचिंग, जितनी भी एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, माइन वर नॉट टू मच रिलेटेड टू द नोज बट माइन वर ऑल रिलेटेड टू द स्किन। ओके। So like if I would wear, say, have you ever noticed I don't wear jewelry? एलर्जी हो जाती है। हाँ, रेडनेस आ जाती है। So बहुत जल्दी ये शुरू हो गई थी रिएक्शन, तो कभी वो आदत पड़ी ही नहीं मुझे। हाँ, बस बंदा ये कहता है हाँ मुझे ज्वेलरी से एलर्जी है। हाँ। और अब तो मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। सो आई सी दिस इन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ माइन ऑल्सो, दैट पीपल प्रेजेंट विद सम काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड व्हेन आई टेक देयर हिस्ट्री, तो मुझे फिर मैं सस्पेक्ट करती हूँ कि ये हिस्टामिन रिलेटेड हो सकता है। और एस्ट्रोजन और हिस्टामिन का बड़ा डायरेक्ट लिंक है। सो एस्ट्रोजन बढ़ती है तो हिस्टामिन बढ़ती है। सो इतनी कॉम्प्लेक्स गेम अंदर चल रही होती है दैट इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी। सो डॉक्टर सामिया, आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड विद इट, फिर नेक्स्ट क्या किया? फिर नेक्स्ट तो मेरे साथ बहुत बुरी गेम हुई। अच्छा, अब जब आपको पता चल जाए ट्रेजिकली, तो ऊपर से आप हो भी डॉक्टर,
और फिर आपको ये भी पता चल जाए कि आपका लाइफस्टाइल भी वो अफेक्ट कर रहा है. एंड आई वॉजंट मैरिड देन, so I needed to get it out of myself. So I went to every gynecologist in town. Now one particular gynecologist who is a very famous older gynecologist, probably no longer alive now, उन्होंने तो मुझे ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के डॉक्टरों की तरह कहा कि इदा की और इलाज हो सकता है, इदा इलाज है कि तू नहीं कि तू बच्चे पैदा कर. यस, इसका क्या ताल्लुक है इससे? बच्चे पैदा कर ते फिर कटा ले. दिस वॉज माई सोल्यूशन. आई वॉज लाइक I'm not even wanting to get married right now. I was still in med school. उनके ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है. फिर किसी और डॉक्टर ने मुझे उसके लिए हार्मोन्स के टीके लगाने शुरू किए. To control your estrogen. हाँ, कि उससे वो श्रिंक होंगे. वो तो श्रिंक नहीं हुआ, लेकिन मेरे हार्मोन्स का बॉडी में सत्यानाश हो गया. And this went on for a good year. So these were injections that were very hard to source in those days and very, very expensive. And I remember going through hell to procure them. And कुछ पता भी नहीं होता था तब कि जो आप ले भी रहे हो ऐसी चीज़ें वो डीनेचर तो नहीं है, क्या हाँ, है, डीनेचर तो नहीं हो गई, बस वो लग रहा है और कोई उसका असर नहीं हुआ. Then I got married and when I got pregnant, तो I was of course told that जितना मेरा अब बिकॉज यूट्रस के बिल्कुल ऊपर था, तो जितना बेबी के साथ यूट्रस बड़ा होता था ये उतना ऊपर से वो बड़ा हो रहा है और ऊपर भी जा रहा है. Oh God. So it affected the development of my baby also. She was born a small baby. Yeah. Because उसकी growth affect हो रही थी. दूसरा मेरी पेन जो थी वो unbearable होती जा रही थी. I couldn't eat. I literally could not eat. Oh God. Throughout the pregnancy. Like I just remember having a few spoonfuls of दाल मुश्किल से, निगल के चावल, और भूख तो लगती है उसमें, एज यू नो प्रेगनेंसी में तो किलर भूख लगती है. और ये वो ज़माना भी नहीं था जब हमें पता होता था कि आप अच्छी न्यूट्रिशियस ग़िज़ा से कैसे वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. तो वो तो फिर यही था ना, देसी मुर्गी की भुने हुए वो खाया नहीं जाता था, कुछ भी नहीं खाया जाता था. तो उस वक्त जो मेरे सर्जन थे, दैट्स currently also a very renowned Dr. Farooq Zaman, our favorite, and I think a lot of women's favorite. Yeah. One of the most ethical gynecologists I have ever met in my life. So उनको मैं हमेशा जब अपनी throughout my pregnancy जाती थी, तो वो जब अल्ट्रासाउंड करते थे तो he would say कि हाँ, और वो ऊपर से वो भी इतना ऊपर हुआ है. तो I would say अच्छा, अगर मेरा सिजेरियन हुआ तो आप इसको निकाल देंगे ना. And he was very against cesareans. वो अभी भी उसी school of thought से हैं. He is a conservative approach वाले आदमी. अब तो बाकी गायनोकोलॉजिस्ट तो बड़े ट्रिगर हैप्पी हो गए हैं, बल्कि अब तो पेशेंट इतना ट्रिगर हैप्पी हो गया कि बस निकाल वो दो, कहते हैं इस स्टेट पे कर दो. हाँ. तो वो हमेशा आर्ग्यू करते थे कि नहीं, 2 surgeries at one time I don't do. उस ज़माने में सर्जरी भी थोड़ी इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो 2 सर्जरीज़ के अगर सी सेक्शन हुआ तो वो मैं साथ तुम्हारा मतलब अंदर से तो वो हो ही रहा है, फिर ऊपर से भी काटूँ उसको, 2 तरफ से यूट्रस को रिपेयर करूँ, फिर मस्कुलेचर भी कटता है. तो ही वुड ऑलवेज रिफ्यूज़, बट एज इट हैपेंड, he always said that you willed it to happen. I ended up having a cesarean because my daughter went into fetal distress. तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, but जब when I came out of my anesthesia, तो he said that I have a surprise for you, and it's a first in my career. I've taken that thing out. Wow! And when I saw it, I cannot tell you. It was like इतना बड़ा बॉल था, rock hard. Oh my! I was fascinated just looking at it. कि ये मैंने अंदर रखा. ये मेरे अंदर था. और मुझे जो रिलीफ उसके बाद फील हुई है, मुझे सिजेरियन की पेन बर्दाश्त थी, लेकिन जो उसके निकलने की रिलीफ थी, आई डोंट नो कि क्यों डॉक्टर्स इसको निकालते नहीं हैं, बिकॉज वो भी बेचारे क्या करें, वो डरते हैं कि अगर कल को बच्चा ना हुआ तो वो उनके ऊपर ब्लेम आ जाएगा कि आपने छेड़ दिया था इसलिए. बट इट वॉज आउटसाइड एंड इट्स द वंस आउटसाइड विच कॉज अ लॉट ऑफ पेन. सो उनको अगर निकाल दिया जाए तो आई वुड थिंक इट्स बेटर. वैसे भी इतनी एडवांसमेंट अब तो आ गई. सो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. और आप कहती हैं कि सर्जरी करने के बाद कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है ना टू कंसीव. सर्जरी के बाद हर किसी को नहीं होती, जरूरी नहीं है. It depends on the size. It depends on the location, the size, and then what kind of scar tissue your body forms.
सो वो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर वो चाहे वो था भी ऊपर था और बाद में पता चला पेडनक्यूलेटेड भी था, सो उसको काटना आसान था, उसको उसके सिर्फ जो जड़ थी उससे भी उसको स्निप कर सकते थे। बट ऑफ कोर्स जब काट पीट के आप बॉडी में जाते हो तो स्कार टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इर्द गिर्द बिल्ड करता है इंजरीज के और सर्जरीज के गिर्द, एंड कनेक्टिव टिश्यू इज़ हार्ड एंड इट्स वो जोड़ देता है चीज़ों को पत्थर की तरह, तो उसकी वजह से ट्यूब्स जो हैं वो फंस जाती हैं लोगों की, तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। इसलिए जो एक फर्टाइल एज की लड़की होगी उसको जनरली अनलेस के बहुत सीरियस केस है उसकी ये मायोमेक्टमी एडवाइस नहीं करते। ओके। दे वुड प्रेफर कि अपनी फैमिली पूरी कर लो फिर देन एक ही दफ़ा। मैंने जो पाकिस्तान में मेरी मदर को ये बहुत सिवियर फाइब्रॉइड्स थे ना, एंड इन हर लेट 30s 38 पे उनकी डॉक्टर ने स्ट्रैक्टमी कर दी। सो क्या यही इलाज रह जाता है आफ्टर सर्टेन एज? सर्जिकल इलाज तो यही है, आइदर अ मायोमेक्टमी और अ हिस्टेरेक्टमी। फिर उसकी ऑफ कोर्स ये हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें फिर आपको यही हार्मोन्स देते हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स टू ट्राई एंड सुप्रेस इट, डजंट रियली वर्क। फिर उसके जो सर्जरी और हार्मोन्स के बीच की जो एक ट्रीटमेंट आ जाती है उसमें एक कहते हैं वैस्कुलर एम्बोलिज्म, जिसमें जो आर्टरी है मेन जो फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई दे रही है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो एंड देन दे होप कि वो श्रिंक कर जाए। फिर लैप्रो के थ्रू कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ दे ट्राई कि वो श्रिंक हो जाएं। यूट्रस के जो अंदर सब म्यूकोजल होते हैं उनको अंदर से जाके उनकी ब्लीड्स रोकने के लिए इफ़ दे आर वेरी वेरी स्मॉल दे ट्राई एंड डू दैट, ऑलमोस्ट लाइक अ DNC प्रोसीजर भी किया जाता है। तो डिफरेंट तरीके यूज़ किए जाते हैं और बेसिकली अगर इलाज से बेहतर अगेन आई वुड से कि प्रिवेंशन, अगर आपका इडियोपैथिक है ही है, कंजेनिटल है वो मतलब उसका आप क्या सजेस्ट करते हो कि एक लड़की, चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस हैज़ बीन माई क्वेश्चन ऑलवेज कि पीरियड की पेन एबनॉर्मल कब होती है? लाइक हमारा थ्रेशोल्ड, आई ऑलवेज हैड very painful period, but later in my life I discovered it's endometriosis. Yes. ठीक है। By the way, I'm so sorry, I'm cartofying whatever you're saying. Usually ये दोनों इकट्ठे जाते हैं hand in hand. So people who have fibroids usually do have endometriotic little patches also. और जिनका endometriosis होता है उनमें भी अक्सर ये छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स जो हैं वो जब अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तो उस पर निकलते हैं, चाहे वो बड़े नहीं भी हो। I never had fibroids, लेकिन मेरी कभी वो polycystic cyst जो होती है ना वो आती थी और फिर वो पीरियड मतलब विद इन अ मंथ कई दफ़ा गायब भी हो जाती थी, फिर नहीं बन जाती थी। What I'm asking you कि हमारी यंग लड़कियों को कितनी पेन उनके लिए ये होनी चाहिए कि नाउ यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर, बिकॉज हमें तो और अपने आप को समझते, मुझे इतनी पेन होती है, वी टेक प्राइड इन दैट समहाउ, हम इतनी फेमिनिन है और इतनी नाजुक है। पेन इज अ वेरी सब्जेक्टिव फीलिंग। ओके। सो इसको तो अब यू नो वी कैन बोथ अंडरगो द सेम प्रोसीजर एंड आई माइट फील द पेन ऑफ अ पिन प्रिक, ब्लड ड्रॉ करने की मुझे बहुत पेन होगी और एक और इंसान है उसको नहीं होगी। सो इट्स अ थ्रेशोल्ड। इट्स अ थ्रेशोल्ड, ठीक है, सब्जेक्टिव है। आप उस पर फिक्र तब करते हो जब आप का कोई एबनॉर्मल पैटर्न हो। एबनॉर्मल पैटर्न से अब मुराद होगी कि से द ड्यूरेशन ऑफ द हैवी ब्लीड इज लॉन्गर देन इट शुड बी, ओके, देन यू वरी, दैट इज यूजुअली अकम्पनीड बाय पेन, उसमें होती है। देन आई माई सेल्फ थिंक दैट pain would not be a parameter for me. For me, the parameters would be something else. I would want to look at the mood of the person. Like उसको कितना severe debilitating रोना आता है, mood swings कितने होते हैं, anxiety कितनी होती है। PMS? PMDD. We need to do a show on this. PMDD? एक तो आजकल वो जो हर चीज़ को disorder बनाने का भी बड़ा trend है ना। So PMS is like the normal premenstrual syndrome. And then DD is premenstrual dysphoric disorder. Usme it's almost like for 14 days the lives of these girls are affected.
इन लड़कियों से बात करो एंड आई एम 200% श्योर दैट आई हैड इट, बिकॉज मेरे तो वैसे भी रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं जाके अपनी हिस्ट्री सारी ट्रेस करती हूँ तो समझ में आता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स थी, एस्ट्रोजन डोमिनेंट थी मैं। और आई वुड हैव डन वेल अगर मुझे उस ज़माने में किसी ने, और अगर होती तो माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन दी होती, जो थी भी नहीं तब। तो PMDD में आपके बेसिकली 14 days ऑफ योर साइकिल are totally incapacitated, from crying to mood swings to pain, digestive You problems. become a different person. You become a different person. और फिर इनकी दर्द भी ज़्यादा है। अच्छा, अब इनमें कई दफ़ा ब्लीड इतनी होती ही नहीं है, बिकॉज फ्लो कम हो जाता है। हाँ। और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा होती है। सो दोनों तरह की मैनिफेस्टेशंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन। सो एनी एबनॉर्मेलिटी इन योर पीरियड इज एन इंडिकेशन दैट अब आप डॉक्टर के जाओ, अब चेक करवाओ, चेक करवा लो। हाँ। और वैसे भी व्हाट डू यू रिकमेंड, एक गायनी चेकअप आपका किस एज से शुरू होना चाहिए, लाइक फॉर योर हेल्थ? और मतलब साल में जैसे मेमोग्राम एक दफ़ा कराते हैं, तो आपका पूरा ये दिस इज योर लाइफ, योर होल सिस्टम। द ट्रेजेडी इज दैट आई डोंट सी a lot of gynecologists per se. I see glorified obstetricians mostly. Oh. And ये जो है ना बैठ के डिटेल में बात करना किसी बच्ची से, पेरेंट्स को तो आप छोड़ें, उनको डॉक्टर्स भी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते, टाइम ही नहीं देते ना। टाइम ही नहीं आपको 1 घंटा एक मरीज को देना शुड बी योर। मेरी बेटी को बहुत दर्द होती है, अच्छा आपको क्या दे देंगे, वो ब्रूफेन दे देंगे, पॉन्स्टैन दे देंगे। मेरी बेटी को बहुत ब्लीडिंग होती है, वो पॉन्स्टैन दे देंगे, ट्रांसैमिक एसिड दे देंगे, मल्टीविटामिन्स दे देंगे। सो इफ अ पेशेंट कम्स टू यू और जब आप यही चले PMDD आपने कर लिया डायग्नोज, देन व्हाट डू यू टेल देम? मैं पहले उनका हार्मोन लेवल चेक कराऊंगी। ओके। और एक सर्टेन एज पे FSH, LH और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारा कुछ करवाऊंगी। ओके। उसके अलावा मैं LFT, मतलब आप एक हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी एंड देन उस बॉल मार्क से आप उसकी वो भी देख सकती हैं। सबसे पहले मैं ब्लड वर्क करवाती हूँ। ठीक है, ठीक है। एक बेसिक आई ट्राई ब्लड वर्क यूजुअली कैन बी गिवन in your first appointment and then you can go for a second appointment, but I feel that लोगों का भी टाइम बच जाए और मेरा भी बच जाए, since I'm not doing it commercially वो मैं कोई वो 5 मिनट में मरीज़ देख के हज़ार पेशेंट्स नहीं देख रही, बहुत सिलेक्टिव से पेशेंट्स लेती हूँ और सिर्फ 3 days a week मेरी क्लिनिक होती है। वो भी I can't take more than 3 to 4 people a day बिकॉज 1 घंटे की एक बंदे की कंसल्टेशन, समटाइम्स इवन मोर देन दैट, आई हैव सीन यू। ये जब इनकी मसले ज़्यादा होते हैं और जब आप पास्ट में और एपिजेनेटिक्स में जाते हो और प्रोब करते हो तो बहुत ज़्यादा जब हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड निकल आती है तो फिर ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू कट देम शॉर्ट बिकॉज अब मेरे पैसे पूरे हो गए हैं। So it's not like a therapy session which finishes on the dot. No. Of course, if I feel it's going on and on and on, I let them go on unless I have another appointment. तो ये डॉक्टर्स जो हैं ये इतना टाइम नहीं देते। तो ये डायग्नोज कैसे होगा, इसके लिए ज़्यादा अवेयरनेस माँओं को चाहिए कि वो पहले थोड़ा सा अपने बच्चियों के साथ खुद भी अपने झंझटों से निकल के उनके ज़रा मसलों को समझें, अपनी हिस्ट्री से ज़रूर लिंक करें। आपकी अपनी क्या हिस्ट्री थी, क्योंकि जैसे आपकी हिस्ट्री थी, जो आपकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है वो आपने पास ऑन की हुई है। सो अगर आपको मसले रहे हुए हैं तो आपकी बच्ची अगर कुछ कह रही है तो पे अटेंशन टू दैट। दूसरा, ऑलवेज रिमेंबर कि दिस एरा इज़ फुल ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। हमारे अंदर हमारी इन्वायरमेंट से इतने टॉक्सिन्स जा रहे हैं कि हम ये जो इन्फ्लेमेटरी न्यूरो सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये हम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी तो हमारे अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये फिर हमारे सारे प्रोसेसेस को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारे हार्मोन्स भी इफेक्ट होते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस बन जाती है, कभी कभी लो एस्ट्रोजन बन जाती है, कभी वो मेल हार्मोन प्रीडोमिनेंस की तरह मैनिफेस्ट होती है। और हर फॉर्म में जो इसका साइन आएगा, सबसे पहला साइन वो बच्ची के पीरियड्स के थ्रू ही आएगा ना। ठीक है, ठीक है। दूसरा फिर उसकी जाहिर है फिर उसकी स्किन पे आएगा, स्किन की डार्कनिंग शुरू हो जाएगी। इफ यू हैव फाइब्रॉइड्स तो ये भी होता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है। PCOS में तो है ही है। अच्छा, दूसरा
if your child is overweight, then you need to be careful because ये भी एस्ट्रोजन रिस्पॉन्डिंग ट्यूमर है, ठीक है, ये भी इसके ऊपर भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं. तो जब आपकी बॉडी फैट ज़्यादा होती है फॉर वट एवर रीजन्स, देन यू आर प्रोड्यूसिंग एक्सेस एस्ट्रोजन और वो आपके फैट में डिपॉजिट भी होती हाँ, है, फैट देर ही तक produce रहती भी कर है. रही है हाँ. और वही फिर हाँ. उसमें डिपॉजिट भी हो रही है. ठीक है. तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. इफ़ योर डॉटर इज़ ओवरवेट, बी केयरफुल, especially if she's complaining of certain other problems relating to her periods and she is overweight, then you must get her hormones checked. Okay. ठीक है. अच्छा, then we talk about the hormonal influence. Now we've talked about it so many times that at the cost of repeating myself all over again, the biggest form of endocrine disruptors that we are consuming is in the shape of these broiler murgis Yeah. and the dairy products, milk and the अंडा. Okay. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिनको हॉर्मोन्स के टीके लगे हुए हैं टू प्रोड्यूस More. and they are going to create havoc in your body. So avoid these. अब इसमें फिर साथ ही लिंक करें तो जाहिर है जंक फूड भी आ जाता है. ठीक है, जंक फूड में आ जाएगा अगर आप बाहर से ये जो चिकन वाले जो बर्गर्स हैं वो खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज खा रहे हैं, जिस जिस चीज़ में भी ये प्रोसेस्ड खाने हैं. प्रोसेस्ड खाने जो हैं उनमें क्या कुछ डल रहा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए वो भी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स आ गए. So you have to eat clean, healthy. Then you have to make sure that there is physical activity in your child's life. जो कि अगर हम एक अपनी particular class of population की तरफ जाएं, तो वो बच्चियों की तो physical activity को encourage ही नहीं करते. Yeah. What is that child going to do जिसकी कोई sports ही नहीं है, जिसका कोई वो मकसद ही नहीं है सिवाय इसके कि उसने अपने आप को कवर करके एक स्कूल जाना है और डरते डरते पढ़ के वापस आना है और उसके बाद nothing. Then she is inside the house. So there is no physical activity. And then if you go to another social strata, then there are people who are on the phone all the time. Yeah. So physical activity again Yeah. affect हो गई. Yeah. So physical activity effect हुई है, वो hormones भी सारे टेढ़े हो रहे हैं. It all plays a game together. So that same formula applies to any other problem or disease in the body that applies here. ठीक है. This fortunately is something which can be managed at an early age. अच्छा. So जितनी जल्दी आप अपने आप को cautionary clean up करना शुरू कर दो और अगर hormonal imbalance है तो उसको bioidenticals के साथ correct करो, which would be bioidentical progesterone at this stage. Okay. Estrogen तो hardly ever होगी. और वो अवेलेबल है वो अवेलेबल है. अब एस्ट्रोजन भी मिल जाती है पाकिस्तान में. हाँ, देयर इज अ सोर्स जो हमारे ही शो पे आई हुई हैं, शबाना डॉक्टर मुफ्ती. शबाना Okay. मुफ्ती. She has been amazing that she has been stocking this bioidentical cream here, and I prescribe it to a lot of my patients who want HRT and need HRT. Want से ज़्यादा need की भी बात करनी चाहिए. तो ये तरीका है. फिर आप जो मैं अपने तकरीबन हर पेशेंट में, even if they are children, I make sure to include probiotics and milk thistle in their supplements. अब gut microbiome का हर बीमारी में इतना ज़्यादा रोल है that it is unbelievable. Believable. Even Then we- मतलब from yes. your skin to your hair to your moods. Everything, Yeah. everything. Your hormones, even your vitamin D levels. And then milk thistle is for your liver. So there are two primary organs जिनको अगर हम ट्रीट करके, ट्रीट भी क्या करना, उनको हम उनकी अच्छी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करके रखें तो किसी हद तक आपकी बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है वो सही मेंटेन रहता है और एक प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन चलता रहता है. ठीक है. सो वी नीड टू फोकस ऑन द लिवर. We need to focus on the gut microbiome. We need to include good foods in our diet. We need for these girls to have physical activity. उनके stress levels कम करने की कोशिश करें. Stress plays a huge role in this. Cortisol और estrogen का direct link है. Oh God. फिर cortisol, estrogen, insulin, ये फिर वही गेम आ गई ना. फिर बीच में एक पॉइंट पे आके eventually thyroid भी आ जाएगा. वो तो पूरा cascade शुरू हो जाता है. So you have to try and give your children
a very well balanced life. I think boys के केस में तो फिर भी mothers are a little more. I don't know about this generation because हर वक्त बैठ के कंप्यूटर पे कुछ कर रही होती है. So वही वाली बात जो कि हम पहले प्रोग्राम से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं. You have to change your lifestyle. You have to change your lifestyle. डॉक्टर सामिया, लेकिन जिन लोगों ने हमें फाइब्रॉइड्स का शो करने पे कहा होगा, आई एम श्योर, दो आई डू नॉट नो द डिटेल्स, बट आई एम श्योर उनका सीरियस केस है. आई एम श्योर. और ज़्यादातर लोगों को कंसेप्शन की जब प्रॉब्लम होती है ना, उससे फिर उनकी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है. सो जिसको बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू सजेस्ट दैट? कंसेप्शन में अगर प्रॉब्लम है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम है तो देन यू नीड टू फर्स्ट रूल दीज बेसिक थिंग्स आउट. अल्ट्रासाउंड्स, go to a good doctor who is going to listen to you and connect all the dots. वो आपके ब्लड वर्क कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एंड देन इफ़ दे फील लाइक इट दे कैन रेफर यू टू एन IVF clinic if it's necessary. It's again something, it's like an educated guesswork that we do. We have to play with the blood work and the symptoms and depending on each individual case कि उसकी presentation क्या है. दूसरा जो ज़्यादा इनफर्टिलिटी के अलावा इसकी मैनिफेस्टेशन होती है, दैट इज़ वुमेन हु आर गोइंग थ्रू पेरीमेनोपॉज, और उनके जब सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उनकी बहुत हैवी ब्लीड शुरू हो जाती हैं और अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग भी हो जाती है हेमोरेजिक लेवल तक. फिर वहाँ दैट व्हाट हैपेंड टू माय मॉम कि उनके क्लॉट्स वर लाइक कि हम डर जाते थे, यू नो. सो लेकिन वो फिर वो टाइम आ गया था और वो ज़माना भी ज़रा पुराना था कि हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ी. तो अभी भी आई हैड दिस पेशेंट अ फ्यू डेज अगो हु हैड बीन एडवाइज्ड दिस एंड हर फैमिली वाज कंप्लीट, बट वुमेन आल्सो थिंक कि यू नो इट्स अ ह्यूज थिंग, हम उसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. क्यों ख़त्म हो जाएगी? ज़िंदगी तो तब ख़त्म होती है अगर हिस्टेरेक्टमी, आपकी कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी हो रही है और अब आपके हार्मोन्स भी नहीं रिलीज हो रहे, तो उसमें भी क्यों ज़िंदगी ख़त्म होगी? देयर इज़ बायोइडेंटिकल HRT एंड मेनोपॉज के बाद भी तो यही होता है. एग्जैक्टली. तो वो आपका पहले से थोड़ा मेनोपॉज ही बस हो गया ना. तो देयर आर गर्ल्स दैट आई नो जिनको प्राइमरी ओवेरियन फेलियर है, तो उनको तो 20s में है और उनको मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, तो वो क्या, अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो गई ना. तो एक मिथ बनाई हुई है दिमाग में कि अगर हिस्टेरेक्टमी हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा. लेकिन obviously in a younger age it's a very tough decision to take. Of course it's a and then you said के vitamin D helps you, can help you, और देखा गया है स्टडीज़ में. and is it true कि आपको फिर उसकी हर महीने डोज बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए? like जैसे अगर हम 5,000 ले रहे हैं तो फिर 25 तक चले जाओ. but that again has to be done under supervision. अगेन फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर, बिकॉज आपको विटामिन डी के लिए विटामिन के भी लेना है, फिर आपको मैग्नीशियम भी लेना है, तो फिर आपको कैल्शियम का भी कुछ करना है. सो अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसके मुताबिक विटामिन डी may help you. May help you. There are other vitamins which may help also. Of course, you know, if caught at the right time, or if you're thinking of preventing them from growing further, so then you start taking B1, B6, magnesium, fish oils, vitamin E. इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको ओवरऑल हेल्प करती हैं. एंड देन मेथिलेशन प्रोसेस जो है बॉडी का, जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, उसको थोड़ी बूस्ट देने के लिए मेथिकोबॉल एंड मेथिफोलेट लें. सो मेथिलेटेड फॉर्म्स ऑफ द बी विटामिन्स. दिस विल हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी एंड टेकिंग दोज फैक्टर्स डाउन जिनकी वजह से वो फाइब्रॉइड और बड़ा हो रहा है. सो वो अगर लिमिट में रहेगा तो देयर इज़ नो हार्म इन कीपिंग इट देयर. अच्छा डॉक्टर सामिया, लास्ट टाइम आप मुझे थोड़ा सा पेशेंट्स हमारे शो के थ्रू बहुत आते हैं आप तक, आप थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई फेस कर रही हैं फ्रॉम आवर पेशेंट्स, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं उनको क्या बताऊं कि आपसे जब अपॉइंटमेंट लें तो क्या करना है? बिल्कुल, आई वुड वांट टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी that coming to a functional medicine practitioner is not like going to a traditional doctor. एक तो हमारी वो traditional clinics नहीं होती. दूसरा, I personally want the blood work done beforehand, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं. उसके बाद आपकी एक लंबी हिस्ट्री होती है which will take an hour. That hour that you have come to me. उसके अलावा अगर if you want to take it further,
a step further, you want to get diet plans or you want to do this or that, then there are other packages and routes available for that. उस पर्टिकुलर कंसल्टेशन में मैं आपकी हिस्ट्री लूँगी बहुत लंबी, बहुत डिटेल में. आप अगर पुराने ब्लड टेस्ट्स लेके आएंगे, इट विल रियली हेल्प क्लियर अ पिक्चर फॉर मी. जितना कुछ आप अपने साथ पुरानी कोई हिस्ट्री है ऑफ पुरानी सर्जरीज एंड व्हाटएवर you can bring, ultrasounds, it is helpful for me. So it's not obsolete. किसी डॉक्टर की कोई prescriptions पड़ी हुई हैं वो भी ले आएँ, वो सब मेरे लिए important है. दूसरा, जब मेरे पास आते हैं तो प्लीज़ अपने टेस्ट्स की पेपर कॉपी लेके आया करें, बिकॉज वो फ़ोन पकड़ा रहे हैं, वो अपना फ़ोन पकड़ा देते हैं. अब सीरियसली पीपल, लाइक सीरियसली, मैं आपका फ़ोन लूँ, वो 2-2 मिनट में वो स्क्रीन पे चला जाता है. सो these are two things that I really wanted to point out. And then the third thing that I want to point out for all the people who would want to come to me, I do use supplements, and functional medicine की approach ही यही है कि मैं आपको जनरल लाइफ के बारे में भी गाइडलाइंस दूंगी. उसमें डाइट प्लान नहीं होगा, डाइटरी गाइडलाइंस जनरल होंगी. अगर मुझे लगा कि आपको डाइट प्लान की ज़रूरत है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उसके लिए होगी. दूसरा, मैं आपके ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाऊंगी, और मैं सप्लीमेंट्स और हॉर्मोन्स और पेप्टाइड्स को यूज़ करके ट्रीट करती हूँ. ऑल्सो all of this is not cheap, sadly. Yeah. It's very मतलब इसमें डॉक्टर सामिया का कोई कसूर नहीं है. वो ये इलाज, yes, it's little expensive because test के कराने में जो पैसे लगते हैं, मेरा कोई लैब नहीं है, और मतलब वो आप जहाँ मर्जी से कराएं, लेकिन वही वाली बात है, अगर वजह ही नहीं पता होगी डॉक्टर को तो वो आपको उसकी वजह का हल कैसे बताएंगे. सो डायग्नोज करने के लिए अब तो जब हम कहते हैं कि अमेरिका में बहुत अच्छा इलाज है या बाहर मगरबी ममालिक में बहुत अच्छा इलाज है, तो वहाँ पे लोग टेस्टिंग में बहुत बिलीव करते हैं. आप अगर गले की खराश के साथ भी वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपके टेस्ट लेते हैं, डायग्नोज करते हैं कि उस खराश की वजह क्या है. इज़ इट वायरल या ये आपको इन्फेक्शस है. कि सारी बातें करने के, उसको डायग्नोज करने के बाद इलाज होता है. सो येस, इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन हम बहुत चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं. हम लॉन के जोड़ों पे पैसे खर्च करते हैं, हम पागल हो जाते हैं कोई नया बैग देख के. तो आई थिंक कि कोई भी चीज़ आप पे अच्छी भी तभी लगती है, आपको उसका मज़ा भी तभी आता है जब आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, यू आर वेल, यू आर हेल्दी. और जहाँ तक फाइब्रॉइड का मैं अभी तक जो निचोड़ निकाल सकी हूँ कि आपको बीइंग मदर्स और जब आप यंग इंडिविजुअल्स खुद हो, आपने अपने बॉडी के चेंजेस पे गौर करना है. एंड स्पेशली ये आपका जो पीरियड का जो पूरा सिस्टम है, इसमें हल्का सा भी आपको चेंज नज़र है, आपकी ब्लीडिंग का कलर चेंज हो रहा है, उसका अमाउंट कम हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ रहा है. समटाइम्स यू स्टार्ट ब्लीडिंग लाइक वाटर. दिस हैपेंड टू मी एंड देन आई फाउंड आउट कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है. दैट्स वाई मुझे इनफर्टिलिटी का मसला भी रहा है. एंड इफ़ आई हैड नोन ऑल दिस एट दैट पॉइंट, my life would have been different. I would have had 4 children. Yeah, exactly. हम egg freeze करा लेते जो हमें पता ही नहीं था तब. Anyway, so fibroid का यही है कि अगर हद से बात आगे चली जाए तो फिर तो सर्जरी ही इसका एक हल होता है. लेकिन अगर आपको यंग एज में आप इसको पहले डायग्नोज कर लें, और अगर आपको ये भी पता है कि आपकी माँ को, खाला को, नानी को क्या प्रॉब्लम्स थे, तो हमारी माँओं को ज़रा इस पर रिसर्च करके डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट्स ले लेनी चाहिए कि लाइफ में आगे जाके जो भी चेंजेस आएंगे आपको एक बॉल मार्क मिल जाएगा कि इस एज में ये थे और बाद में क्या क्या हुआ. सो आपकी एक हिस्ट्री भी बन जाती है. एंड देन अगर अभी आप सिर्फ प्रॉब्लम में ही हैं, यू कैन गो टू अ फंक्शनल डॉक्टर लाइक डॉक्टर सामिया, जो आपको आपकी ग़िज़ा, आपके लाइफस्टाइल से आपकी हेल्प कर सकती है टू मेंटेन इट, टू हैंडल इट बेटर. सो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई बेसिक थेरी या इलाज अभी तक नहीं है.
और साइंस बहुत तरक्की कर रही है और ये चीज़ें सेलुलर लेवल पे भी आगे जाके हल कर लेंगे, लेकिन राइट नाउ इट्स योर लाइफस्टाइल और आपकी कितनी नज़र अपने बॉडीली फंक्शंस पे है, ज़रा सा चेंज है, go see a doctor. And thank you so much, Dr. Thank Samya. you. It's always a master class talking to you, Thank and you. It's you my make pleasure. me so happy and so knowledgeable. Not only I'm proud of being your closest friend, I'm proud of being what you are. Thank you. And see you next See you week next with week. some new problem.